नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश दुनिया की तमाम खबरों का एक साथ एक जगह। बिहार चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 7 नवंबर को चुनाव का आखिरी दौर है। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ने एक के बाद एक आज कई ट्वीट कर डाले, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि बिहार का गरीब आज आश्वस्त है कि उनके ही जैसा गरीबी में पैदा हुआ पिछड़े समाज का उनका सेवक आज दिल्ली में काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि एक भी गरीब भूखा ना सोए। पीएम मोदी ने लिखा है कि एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श मुझे जन सेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए एनडीए का रोड मैप भी समझाया है। तो बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने अब तक अलग अलग कई शहरों में चुनावी रैलियां की हैं। पहली रैली पीएम मोदी ने सासाराम में की थी और आखिरी रैली कल सहरसा में की। हर रैली में पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार की जीत का दावा किया और आरजेडी के जंगल राज से आगाह किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव दौरों की। तो पीएम मोदी के इन दौरों की खास बात क्या रही, कहां कहां उन्होंने किस किस अंदाज में हमला किया, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बिहार चुनाव के अब 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 7 नवंबर को 78 सीटों पर तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है और उसके पहले पीएम मोदी ने आज बिहार के नाम संदेशों की एक पूरी सीरीज जारी की। पीएम मोदी के इन संदेशों में बिहार के लोगों के लिए इमोशन है, वादे हैं, इरादे हैं और एक बार फिर बिहार फतह के सुनहरे सपने हैं। पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाई बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा की आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। आखिरी दौर के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार के नाम ये संदेश जारी किया है। 2014 से ही खुद को प्रधान सेवक बताने वाले पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में अपनी इस छवि पर जोर देते हुए विरोधियों पर परिवारवाद और जंगल राज के नाम पर तीखे हमले किए हैं। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। पीएम मोदी ने बिहार अभियान की शुरुआत सासाराम से की थी, जो कि कल सहरसा की रैली पर आकर खत्म हुआ। पीएम ने तीनों चरणों के चुनाव के लिए 13 जगहों पर सभाएं की और इस दौरान उनका सबसे ज्यादा जोर जंगल राज की कड़वी यादों पर ही रहा। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। हर रैली में पीएम ने अपने भाषण में आरजेडी पर हमले के साथ साथ कांग्रेस पर कश्मीर और सेना के नाम पर तीखे हमले भी किए। सहरसा की रैली में बिहार चुनाव में जय श्री राम का तड़का भी लगा। छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। अपना चुनाव अभियान खत्म करते हुए मोदी ने जय भारत और जय बिहार का नारा दिया है।
अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि इस बार जय बीजेपी की होगी या महागठबंधन की। आज तक ब्यूरो। तो बिहार चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए अब 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे। पीएम मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक पीएम मोदी ने कभी विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा तो कभी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। पीएम ने अपनी सरकार के काम भी गिनाए और बिहार के लोगों के भविष्य का खाका भी खींचा। बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्रा योजना से गरीबों को, महिलाओं को, युवा उद्यमियों को, दुकानदारों को बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। पहले आपके दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी, फिर आपके माता पिता ने लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ करके बिहार को बाहर निकाला। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर, आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग
बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर को ये पुरानी बातें इसलिए याद रखनी है क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था को सुधार के लिए बिहार के लोगों ने बड़ी तपस्या की है, बहुत लंबी यात्रा तय की है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे। उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये वादे काम आएंगे या फिर तेजस्वी यादव जो 10 लाख नौकरी का सपना दिखा रहे वो काम आएगा? तीसरे चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन आज तक आपके लिए लेकर आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल। जी हां, जिस एग्जिट पोल पर देश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है। 7 नवंबर शाम 5 बजे से लगातार आपको रहना है आज तक के साथ, क्योंकि 7 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू होगा वो एग्जिट पोल सिर्फ आज तक। और अब बात फ्रांस से निकले कार्टून विवाद और उसे लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की। कोलकाता में भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। हालांकि बिना कानूनी इजाजत के सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले और पीएम मोदी से फ्रांस के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया की मांग की है। फ्रांस से सुलगी कार्टून विवाद की आग की आंच अब भारत में भी महसूस होने लगी है। पिछले करीब 1 सप्ताह से देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी एक कड़ी कोलकाता में भी नजर आई, जब कुछ मुस्लिम संगठनों ने शहर में फ्रांस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर और जुबान से फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन में शामिल था ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन।
आरोप फ्रांस पर और मांग भारत की मोदी सरकार से कि प्रधानमंत्री तुरंत दिल्ली में मौजूद फ्रेंच राजदूत को समन भेजें और फ्रांस के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दें। हम लोग मोदी हुकूमत से ये भी अपील कर रहा है कि वो इस हिंदुस्तान के मुसलमान के जो भावना है उनको इज्जत करे और वो फ्रांस हुकूमत को भी ये समझाए कि ऐसा बेंगो कार्टून को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि कोलकाता पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने प्रदर्शन जारी रहा। फ्रांस सरकार और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रही है, ये कहते हुए कि जिस तरह का बयान पिछले कुछ दिनों में आया है फ्रांस के राष्ट्रपति से और फ्रांस के सरकार से, वो इस्लाम विरोधी है, इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवादी हमले हुए हैं उसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का बयान फ्रांस सरकार की ओर से आया है वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, मुस्लिम इससे आहत हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। बैनर पोस्टर में आतंकवाद की मुखालफत की गई, आतंकियों को सख्त सजा और न्याय की अपील की गई। कोलकाता के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। चेन्नई, भोपाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में भी इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरकर फ्रांस के खिलाफ कार्टून विवाद पर नारेबाजी और विरोध किया है। जिस तरीके से फ्रांस के खिलाफ भारत में मुस्लिमों का गुस्सा दिख रहा है, लगता नहीं कि विरोध की आग इतनी जल्दी बुझने वाली है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे भारत इस मामले में आतंक के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई में उसके साथ पूरी तरह खड़े होने का वादा कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट करके फ्रांस के साथ अपने खड़े होने की बात कही थी। अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां दोहरे हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा बेहद खौफनाक था। पहले एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से पास का एक गोदाम भी ढह गया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के साथ संवेदना जताई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। पहले एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद उसके साथ लगते कपड़े के गोदाम में आग लग गई। चंद घंटों तक जिस जगह पर चहल पहल थी, वहां देखते ही देखते मुर्दनगी छा गई। मलबे का ये ढेर कुछ देर पहले तक कपड़े का गोदाम था, लेकिन यहाँ काम करने वालों के लिए यही गोदाम जिंदा कब्र बन गया। हादसा कितना भीषण था, इसी से अंदाजा लगाइए कि गोदाम का एक भी पिलर सही सलामत नहीं बचा और पूरी की पूरी छत जमीन पर धराशायी हो गई। अहमदाबाद के पिराना इलाके में इस गोदाम के ठीक पीछे एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। केमिकल की आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इससे फैक्ट्री के परखच्चे तोड़े ही। धमाके के असर से पड़ोस के इस कपड़ा गोदाम की नींव भी हिल गई और पूरी इमारत जमीन पर आ गिरी। दोनों जगहों से अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। ये गोडाउन के पीछे कोई केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, उसके ब्लास्ट की वजह से ये दीवार और छत गिर गई और उसी में कुछ केमिकल था। उसके बैरल जब जले तो उसकी वजह से आग यहाँ गोडाउन में भी फैली। गोडाउन और पीछे की जो गोडाउन है उसमें मिल के टोटल 9 लोगों को जीवित निकाला गया और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। टोटल 18 और 2 लोग अभी अंदर होने की आशंका है, उसमें उसकी सर्च चालू है। गोदाम के मलबे में अभी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है और इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।